घने जंगल के बीच से लड़कियों का एक झुंड गुजर रहा था जिनकी उम्र लगभग 15-16 साल के बीच थी। उनकी बातचीत, हंसी, खिलखिलाहट, ठहाके जंगल के उस रास्ते के गहन सन्नाटे में झनकार पैदा कर रहे थे। सुबह से शाम तक जंगल का वो रास्ता जो वीरानी के आगोश में समाया रहता था, अचानक इस झुंड की चहलकदमी से जीवंत हो उठता था। हर दिन ये जंगल दिन में 2 बार इन खुशनुमा पलों का अनुभव करता। एक तो सुबह जब ये झुंड स्कूल जाता और दूसरे शाम 4 बजे के आसपास जब ये झुंड स्कूल से लौटता था। ये सभी लड़कियां कक्षा 10 की छात्राएं थीं जो इस रास्ते से हर दिन अपने स्कूल जाने के लिए ये 2 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करती थी और लौटती भी इसी रास्ते से थी। ये किशोरियां बातों में इतनी मशगूल होती कि इन्हें रास्ता कब कट गया ये ध्यान ही नहीं रहता। इस झुंड में एक ही लड़की का दबदबा हुआ करता था जिसका नाम था रीवा। तीखे नैन नक्श वाली सांवली सलोनी लड़की। शायद दबदबा होने का कारण भी था। रीवा अच्छे रसूख वाले घर से ताल्लुक रखती थी। अपने माता पिता की इकलौती और लाडली संतान, करोड़ों की संपत्ति की इकलौती वारिस। बाकी साथ की सभी लड़कियां साधारण घरों से आती थी। बहुत ही चंचल, हंसमुख स्वभाव की लड़की रीवा आसानी से सबके साथ घुल मिल जाती थी। उसकी कोई थोड़ी तारीफ कर दे तो जमीन पर उसके पैर नहीं पड़ते थे। पढ़ाई में औसत छात्रा रीवा गणित से बहुत ही घबराती थी। एक बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में यही घबराहट उसे ले डूबी थी। ये उसकी 10वीं के दूसरे साल की पढ़ाई थी। इस बार हर हाल में पास होना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऊपर से 16 साल की उम्र, हसीन सपने, बहुत कुछ था। साथ ही था बोर्ड परीक्षा का खौफ। इसी खौफ से निजात पाने के लिए घर वालों ने स्कूल के गणित के सबसे अच्छे शिक्षक से उसका गणित का ट्यूशन लगवा दिया। छुट्टी के बाद वो ट्यूशन क्लास बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे जिनमें लड़के लड़कियां दोनों थे। रीवा के साथ जाने वाली उसके गांव की अब 2 ही लड़कियां थीं। लौटते समय अब वो तीनों ही उस जंगल के रास्ते से होकर गुजरती थी। लौटते समय आजकल उनकी मस्ती कुछ कम होने लगी थी क्योंकि झुंड छोटा पड़ गया और इतने लंबे स्कूल के बाद वो थके हुए होते थे। इन्हीं दिनों उनके स्कूल में एक आवारा लड़के विमलेश की एंट्री हुई जो कई सालों का फेलियर, 10वीं में 5 बार फेल हो चुका था। अब उसका कोई इरादा नहीं था कि वो आगे पढ़े। बिल्कुल निठल्ला। उसका काम था लड़कियों के नाम रखना, गलत कमेंट पास करना। आती जाती लड़कियों को वो उल्टे पुल्टे नाम से पुकार पुकार कर उनका रास्तों से गुजरना मुश्किल कर देता। कोई भी लड़की उसकी बेहुदी हरकतों की वजह से अकेले उसके सामने फटकने की भी हिम्मत न करती। एक दिन रीवा के साथ की वो 2 लड़कियां स्कूल नहीं आई थी। लौटते समय आज रीवा अकेली थी। विमलेश इस मौके की लंबे अरसे से ताक में था। उस दिन उसने छुट्टी होने तक रीवा का इंतजार किया और छुट्टी होते ही वो रीवा के पीछे हो लिया। रीवा ने इसके बड़े किस्से सुने थे। उसको पीछे देखकर उसको बड़ी घबराहट होने लगी। वो तेज तेज चलने लगी और विमलेश भी उतनी ही तेज चलने लगा। उसे पुकारते हुए बोला, अरे अरे, रुको रुको, डर क्यों रही हो? रीवा के कदम और तेज हो गए। लड़के ने फिर भी उसे पकड़ ही लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। अरे क्या हो गया? तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे मैं कोई। ये कहकर वो चुप हो गया। फिर बोला, मुझसे भागने या डरने की जरूरत नहीं है। रीवा की सिट्टी पिट्टी गुम थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़के ने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे अरे, चुप हो जाओ, शांत शांत, मैं तुम्हारा पीछा किसी गलत मंशा से नहीं कर रहा। मुझे पता है आज तुम अकेली हो और ये जंगल का रास्ता तुम अकेली कैसे जाओगी, ये सोचकर मैं तुम्हारा साथ करने आया हूँ। रीवा खामोशी से सुन रही थी। मुझे अपना दोस्त ही समझो। पास के गांव में मेरा घर है। इस रास्ते से मेरा आना जाना हमेशा ही रहता है। तुम मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हो। हाँ,
तुमने मेरे बारे में सुना होगा, मगर वो सब हंसी मजाक के लिए मैं करता हूँ। लड़कियां बेवजह ही मुझसे डरती हैं। बोलो, अब थोड़ा रिलैक्स हो। रीवा तब भी कुछ बोल नहीं पाई। भरोसा करो, हम दोनों आसपास के गांव से हैं और इस लिहाज से भी तुम मेरी पड़ोसी हुई और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। क्या कहती हो, ऐसा नहीं है? रीवा ने उसकी आंखों में शंका की दृष्टि से झांका, मगर उसे लगा उन आंखों में सच्चाई है। वो थोड़ी सी आश्वस्त हुई। विमलेश बोला, तुम्हारे घर वालों को मैं अच्छे से जानता हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। तुम पूछोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिलहाल डरो नहीं, मैं तुम्हारा साथ देने ही आया हूँ। मेरा कोई गलत भाव नहीं है। ये सुनकर रीवा कुछ शांत हुई और हल्का सा मुस्कुरा पाई। तब वो दोनों साथ साथ चलने लगे। विमलेश ने कई सारी बातें की। रीवा बातों को सुनती रही। उसके बातों का रस तो ले रही थी, मगर खुद कुछ बोल नहीं रही थी। अनजान लड़के से बात करने में उसे अब भी कुछ हिचकिचाहट थी। दिन गुजरते गए। आगे भी ऐसे कई दिन आए जब रीवा विमलेश के साथ इस सुनसान रास्ते से गुजरी, मगर वो अब खामोश नहीं रहती थी, बल्कि हंसती खिलखिलाती नॉन स्टॉप बातें करती जाती थी। इतने दिनों में रीवा की झेप हिचकिचाहट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वो उसे अपने खास दोस्त की तरह ट्रीट करने लगी थी। मगर सुबह जब वो अपने ग्रुप की सहेलियों के साथ होती तो उनमें से कुछ लड़कियां उसे विमलेश से दूर रहने की सलाह भी देती थी। एक दिन एक लड़की ने कहा, रीवा देख यार, बुरा नहीं मानेगी तो तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। रीवा, हाँ बोलना, क्या बात है? लड़की, पहले प्रॉमिस कर तू नाराज नहीं होगी। रीवा, अरे क्यों नाराज होंगी? अच्छा कैसी बात है जो तुझे लगता है कि मैं नाराज होंगी? लड़की, देख यार, बात तो तेरे भले की ही है, अगर तू समझ पाए तो। रीवा, तो यार बता ना, क्यों नहीं समझूंगी? मैं भले की बात है तो बता। लड़की, देख यार, विमलेश जो लड़का है उससे थोड़ी दूरी बना, इसमें ही तेरा भला है। रीवा, मगर तू ऐसा कह कैसे सकती है कि उससे दूरी बनाकर मेरा भला होगा? लड़की, देख, तू उसे अच्छे से जानती नहीं, वो बिल्कुल बेकार लड़का है, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। रीवा, अरे पागल, तुम सबकी यही तो गलतफहमी है जो तुम उसे ऐसा समझते हो। लड़की, हम समझते नहीं रीवा, वो है ऐसा। तू जब तक समझ पाएगी शायद बहुत देर हो चुकी होगी। रीवा, क्यों बकवास करती है यार, मुझसे ज़्यादा जानती है क्या तू उसे? इतने दिनों से मैं ही तो उससे बात करती हूँ, तुमने तो उससे कभी बात की नहीं। लड़की, देख, स्कूल में आजकल तेरी और विमलेश की ही चर्चा गर्म है। हर किसी की जो वहाँ पर तुम्हारी कहानी है, सब कहते हैं ये फंस गई। रीवा, देख, साफ सीधी बात है, मुझे वो अच्छा लगता है। वो हंसी मजाक करने वाला लड़का ज़रूर है, मगर बदमाश नहीं है। लड़की गहरी सांस छोड़कर कहती है, अच्छा, अब मैं क्या कह सकती हूँ यार, दोस्त है मेरी, मुझे लगा मेरा फ़र्ज़ बनता है तुझे समझाना। बाकी तेरी मर्ज़ी है यार, पर फिर भी संभल कर रहना। रीवा, अरे यार कोई चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे साथ उसने ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया। थोड़ी देर चुप होकर फिर बोली, यार सच कहूँ तो उससे बात करना मुझे अच्छा लगता है, उसके साथ तो टाइम का भी पता नहीं चलता। लड़की, ठीक है रीवा, तू जैसा ठीक समझती है वो कर। दोनों सहेलियों की बात वहीं ख़त्म हो गई। वो लोग बातों बातों में ही स्कूल पहुंच गए। जंगल का वो रास्ता उसी तरह कभी लंबे सन्नाटे, कभी चहल पहल से होकर गुजरता रहा। रीवा और विमलेश उस रास्ते से बातें करते हुए कई बार गुजरे। बातचीत का आकर्षण का प्रेम प्रसंग में तब्दील हुआ, कोई नहीं जानता। रीवा अब पहले से ज़्यादा चहकने लगी थी। ऐसा होते होते बोर्ड की परीक्षाएं भी करीब आ गई। रीवा के पास पैसों की कमी तो थी नहीं। विमलेश को ये बात अच्छे से पता थी। वो किसी न किसी बहाने से उससे पैसे लेता रहता था।
शुरुआत में रीवा खुशी खुशी देती थी, प्रेम से वशीभूत जो थी, मगर जब उसकी डिमांड बढ़ती ही गई तो वो धीरे धीरे परेशान होने लगी। रीवा जब अपनी माँ से पैसे की डिमांड करती, माँ बहुत नाराज होती। आखिर इतने पैसों का कर क्या रही है? माँ को वो बता नहीं सकती थी कि ये पैसा कहाँ जाता है। पैसे नहीं होने की बात उसने विमलेश को कही तो उसे यकीन नहीं हुआ। एक बार इसी बात पर वो एग्रेसिव हो गया, यहाँ तक कि उसने रीवा से हाथापाई भी करनी शुरू कर दी। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। रीवा इन हरकतों से बहुत दुखी हो गई। वो ऐसी पीड़ा से गुजरने लगी जिसे वो किसी से बयान नहीं कर सकती थी। कहीं ना कहीं उसे पछतावा होने लगा कि मैंने क्यों खुद को इस जाल में फंसा लिया। उन्हीं दिनों अच्छी बात ये हुई कि गणित की ट्यूशन क्लास बंद हो गई, क्योंकि अब सेल्फ स्टडी का टाइम था। मार्च में बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी। अब एक बार फिर से स्कूल आना जाना रीवा का फिर से अपने झुंड के साथ हो गया, जिससे उसे इस बात की काफ़ी राहत हुई कि विमलेश झुंड में तो आएगा नहीं। कुछ दिन को उसे सुकून हुआ। विमलेश के बर्ताव से उसके अंदर नफरत पैदा हो गई थी। वो विमलेश से न ही बात करना चाहती थी और न ही कभी उससे मिलना चाहती थी। मगर विमलेश, उसकी बड़ी लंबी योजना थी। वो रीवा से शादी करना चाहता था। कारण सिर्फ इतना था कि वो एक संपन्न परिवार से थी। उसके पिता की चल अचल संपत्ति की इकलौती वारिस। उसका मकसद ही था कि वो किसी तरह उसकी संपत्ति तक पहुंच सके। मगर रीवा की नाराजगी और दूरी से उसको उन मंसूबों पे पानी फिरता सा महसूस हुआ। कई बार फिर उसने रीवा के नज़दीक जाने और उसे भीड़ से अलग करने की कोशिश भी की, मगर रीवा उसके नज़दीक नहीं आई और उसने उसको साफ इग्नोर कर दिया। ये बात विमलेश को बड़ी नागवार गुजरी। दूसरा, इतनी लड़कियों के सामने रीवा की ऐसी बेरुखी से उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसने उस दिन रीवा को सबक सिखाने की ठान ली। फरवरी के अंतिम हफ्ते में स्कूल बोर्ड परीक्षा प्रिपरेशन लीव के लिए बंद हो गया। अब रीवा सब कुछ भुलाकर जोर शोर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग गई। 1 मार्च से परीक्षा शुरू हुई। धीरे धीरे सभी एग्जाम निपट गए, केवल गणित के एग्जाम को छोड़कर। उसके लिए काफ़ी गैप भी था। बस लास्ट एग्ज़ाम बचा, गणित। इस एग्ज़ाम की तैयारी में रीवा ने जी जान लगा दी। कई बार रिवीजन भी कर लिया। फाइनली एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। फिर भी रीवा नर्वस थी। पेपर हाथ में आने से पहले उसने आंखें बंद करके सभी भगवानों को याद किया। इस बार लाज रख लेना प्रभु। पेपर हाथ में लेते ही उसकी धड़कनें बढ़ गई। पेपर देखकर उसे लगा उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। गहरी सांस ली, ध्यान से पेपर पढ़ने लगी। तब पता चला, अरे मुझे तो काफ़ी सवाल आते हैं। थोड़ा मन शांत हुआ, पेपर सॉल्व करना शुरू किया। 3 घंटे खत्म भी हो गए और रीवा के कुछ सवाल छूट गए। बुरा तो बहुत लगा, मगर इस बार इतनी तसल्ली थी कि पास तो हो ही जाऊंगी। सभी बच्चे लास्ट एग्ज़ाम के बाद ऐसे खुश थे जैसे पढ़ाई से हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई हो। हंसते बोलते अपने पेपर को डिस्कस करते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले। रीवा भी अपने झुंड में हंसती खिलखिलाती जा रही थी। एग्ज़ाम हॉल से अभी वो 200 कदम ही बाहर निकले थे। अचानक पीछे से उन्हें बहुत ही भयानक गर्जना सी सुनाई दी, जैसे कोई चिल्लाया, जैसे किसी ने आवाज़ दी। मतलब वो आवाज़ समझ में नहीं आई। एक लड़का जिसके हाथ में धारदार गंडासा था, जो भीड़ को चीरता हुआ बीच में घुसा। सारे बच्चे डर कर तितर बितर हो गए। किसी को समझ में नहीं आया कि ये अचानक हुआ क्या। वो लड़का भीड़ से रीवा को खींचते हुए स्कूल कैंपस के ही दूसरे रास्ते में ले गया। उसने रीवा को क्षण भर भी संभलने का मौका नहीं दिया। ताबड़तोड़ उसके शरीर पर, गर्दन पर जहां हाथ पड़ा वहां वार करता गया। वो कोई और नहीं, विमलेश था। वो इतना आक्रोश से भरा हुआ था, जो भी उसके सामने बीच बचाव के लिए आया सब पर वार करता गया। काफी बच्चों को चोटें आईं।
ऐसा भयानक दृश्य देखकर किसी को आगे आने की हिम्मत नहीं थी। कई बच्चे गांव की ओर भागे लोगों को बताने के लिए। सभी बच्चे कक्षा 10वीं के बच्चे थे। कुछ तो इतनी दहशतगर्दी में आए कि भाग खड़े हुए। स्कूल और गांव के बीच में कम से कम 300 मीटर की दूरी थी। गांव वालों को आने में जितना समय लगा तब तक वो रीवा की हत्या कर चुका था। उसने बहुत बेरहमी से उसे मार डाला। मरने के बाद भी वो दरिंदा नहीं रुका। उसने उसके नाक, कान, उंगलियां सब अलग कर दी। जब गांव के लोग, डॉक्टरों की टीम और पुलिस वहां पहुंची, कातिल अब भी वहीं खड़ा आक्रोश से दहाड़ रहा था। तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। एक मासूम लड़की का शरीर जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। उसकी कटी हुई उंगलियां भी आसपास गिरी थी। कई कमजोर दिल की लड़कियां उस भयानक मंजर को देखकर बेहोश हो गई। कुछ बच्चे सदमे की हालत में थे। उस दरिंदे का कहना था कि 1 हफ्ते से वो जंगल में इस गंडासे को तेज कर रहा था। आज के दिन के लिए जोर जोर से हंस रहा था कि आज उसका काम पूरा हो गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, क्यों उसने ऐसी नृशंस हत्या की, मगर वहशी दरिंदे ने एक ही बात कही, उसने मेरी बेइज्जती की। मैं बात करने को उसके पीछे मारा मारा फिरता रहा, मगर उसने बात नहीं की, मुझे नज़रअंदाज किया। विमलेश ने गुनाह कबूल किया। इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद भी उसके चेहरे पर पश्चाताप का जरा भी नामो निशान नहीं था। उसे उम्र कैद हुई। एक मासूम लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक गलत व्यक्ति से रिश्ता बनाए रखना उचित नहीं समझा। उसको इस बात की ऐसी भयानक मौत दी कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रीवा इस दिन जब सुबह घर से निकली, उसे ये नहीं पता था कि घर से निकलने वाले उसके ये कदम आखिरी थे। कुछ पलों पहले एग्जाम खत्म होने की खुशी में जो लड़की चहचहा रही थी, उसकी चहचहाहट उस वहशी दरिंदे ने हमेशा के लिए बंद कर दी। आखिरी एग्जाम के दिन माथे पर तिलक लगाकर बेटी को शुभकामना देने वाली माँ को भी नहीं पता था कि उसके जिगर के टुकड़े की जिंदगी का भी आखिरी एग्जाम है। आज भी वो झुंड उसी जंगल से वापस घर को लौटा, मगर रोता, गिरता, पड़ता, सिसकता, क्योंकि आज उनके साथ उनकी रीवा नहीं लौटी कि उनकी सहेली जो सुबह उनके साथ थी अब इस दुनिया में नहीं है। रीवा की माँ इस घटना के बाद मूर्छित हो गई थी। होश आता भी तो बेटी की निर्मम हत्या में बेटी को जो पीड़ा हुई होगी, ये सोच सोच कर माँ दर्द से बिलबिला उठती, फिर चक्कर खाकर गिर पड़ती। अगर होश भी आता तो वो रीवा को ही बार बार पुकारती। पिता हमेशा के लिए खामोश हो गए। शायद रीवा उनकी आवाज को अपने साथ ही ले गई। रीवा तो चली गई, मगर माँ अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। आज भी दरवाजे पर बैठी रास्ते से आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछती है, मेरी रीवा नहीं आई तुम्हारे साथ? वो भी तो एग्जाम देने गई थी। तुम सब लौट आए, उसको भी लेकर आना था ना। कैसी लड़की है, माँ की जरा भी फिक्र नहीं है कि माँ को चिंता हो रही होगी। आने दो, आज खूब खबर लेती हूँ इसकी। जिस जमीन पर उसकी हत्या हुई, उस जमीन पर खून कई दिनों तक जमा रहा। लोगों का कहना तो यहाँ तक था कि रात को जो भी उस रास्ते से निकला, उसे किसी लड़की के चीखने, चिल्लाने, कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आज भी आने जाने वालों से बचाने की गुहार करती है। इस घटना से पूरा क्षेत्र, विद्यालय स्तब्ध रह गया। विद्यालय और उस ग्रामीण क्षेत्र में ये घटना अमिट हो गई। सालों बीत गए, मगर आज भी लोग बड़े अफसोस से इस दुर्घटना को याद करते हैं।